आपने क्रिश फिल्म जरूर देखी होगी। अब सोचिए, विलेन ने रोहित को कैद क्यों किया? क्या उसने धोखा दिया था? गलत काम किया था? नहीं। उसकी एकमात्र गलती ये थी, वो अपने बॉस से ज्यादा तेज दिमाग वाला था। वो चमकने लगा था, अपनी काबिलियत दिखाने लगा था। और यही बात विलेन के ईगो को छुभ गई। उसे डर लगने लगा कि ये लड़का एक दिन मुझे ही चुनौती देगा। और यही सोचकर उसने रोहित को बंदी बना लिया। अब आइए एक और सच्ची कहानी की ओर। ब्रूस ली, एक ऐसा नाम जो आज भी पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच की तरह जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रूस ली को भी सिस्टम ने दबाने की कोशिश की थी। जब वो अमेरिका में चाइनीज मार्शल आर्ट सिखा रहा था, तब वहां के पारंपरिक गुरुओं को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक आम चीनी लड़का अमेरिकियों को उनकी कला सिखा रहा है। उन्होंने उसे धमकी दी, अगर तुमने आउटसाइडर्स को यह सिखाना बंद नहीं किया तो तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्रूस ली ने जवाब दिया, ज्ञान किसी एक जाति या देश की मिल्कियत नहीं होता। उसने सिस्टम की बात नहीं मानी और क्या हुआ, उसे बाहरी बना दिया गया। उसे इंडस्ट्री ने दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गराज में अकेले प्रैक्टिस करना शुरू किया, अपनी बॉडी को मशीन बना दिया और फिर एक दिन वही ब्रूस ली बना, जिसे आज दुनिया लेजेंड कहती है। अब आप सोचिए, रोहित एक फिल्मी किरदार था, ब्रूस ली एक असली इंसान, लेकिन दोनों की कहानी में एक गहरी समानता थी। दुनिया को सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है जो भीड़ से अलग सोचता है। और यही तो द प्रिंस नाम की किताब सिखाती है। अब आप सोचेंगे, मैं तो ना राजा हूं ना फाइटर, तो फिर यह किताब मेरे लिए क्यों? ध्यान से सुनिए। पुराने जमाने में राजा को डर होता था कि कोई दूसरा हमला ना कर दे, कि मेरे अपने ही गद्दारी ना कर दें, कि जनता मुझसे नाराज होकर मुझे गिरा ना दे। मतलब यह कि राजा को तलवार से ज्यादा दिमाग चलाना आता होना चाहिए था। अब आज के जमाने में आप जब भी कुछ अलग, कुछ बड़ा, कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं, लोग आपको रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच उनकी सोच से बड़ी हो जाती है। और बड़ा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा छोटे सोचने वालों के ईगो को ठेस पहुंचाता है। आप सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब सब चुप हो जाएंगे। गलत सोच। ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, बॉलीवुड में, बिजनेस में, ऑफिस में, रिश्तों में। दुनिया एक ऐसा मंच है जहां ज्यादातर लोग मास्क पहनकर बैठे हैं। कोई दोस्त बनकर आपको नीचा दिखाएगा, कोई गुरु बनकर आपकी रफ्तार रोकेगा, कोई लीडर बनकर आपकी पहचान को दबा देगा। और अगर आप उस मास्क के पीछे का चेहरा नहीं पहचान पाए, तो आप भी उसी भीड़ में खो जाएंगे। और द प्रिंस इसी चीज की ट्रेनिंग है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे जीतें, बल्कि ये सिखाती है कब किससे लड़ना है और कब चुप रहकर जीतना है। ब्रूस ली ने कहा था, बी लाइक वाटर। पानी न तो लड़ता है न डरता है, वो रास्ता बनाता है। कभी चट्टानों को काटता है तो कभी गड्ढों को भरता है। और यही समझ हर असली राजा, हर विजनरी इंसान में होनी चाहिए। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि आप राजा हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आप उस भीड़ में अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं जहां हर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है? और अगर जवाब है हां, तो द प्रिंस सिर्फ एक किताब नहीं, आपका हथियार है। चैप्टर 1, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स एंड हाउ टू कॉन्कर देम। राजा बनना सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन अगर सच में आपको किसी देश, किसी राज्य या किसी रियासत का राजा बना दिया जाए, तो क्या आप उसे चला पाएंगे? क्या आप उसे संभाल पाएंगे? या पहले ही दिन सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा? निकोलो मैकियावेली ने आज से बहुत साल पहले एक किताब लिखी थी, द प्रिंस। यह किताब कोई कहानी नहीं है, ये एक नक्शा है सत्ता तक पहुंचने का और उसे हमेशा के लिए अपने पास बनाए रखने का। इस किताब में वो सारी बातें लिखी हैं जो एक राजा को जाननी चाहिए। लेकिन ये बातें सिर्फ राजाओं के लिए नहीं हैं, बल्कि आज के लीडर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और यहां तक कि आम इंसान के लिए भी हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी का राजा होता है। अब बात करते हैं पहले चैप्टर की, जो बहुत जरूरी नियम रखता है।
इसमें बताया गया है कि दुनिया में दो तरह की रियासतें होती हैं। एक जो पहले से चली आ रही हैं, मतलब पुरानी रियासतें, और दूसरी जो नई बनती हैं या हाल ही में किसी ने जीत कर बनाई है। अगर कोई रियासत बहुत समय से किसी परिवार के पास है, तो वहां के लोग उस सत्ता को मानते हैं। आदत पड़ जाती है उन्हें उस राज्य की। ऐसा राजा अगर अच्छा व्यवहार करे, ज्यादा टैक्स न ले और परंपराओं का सम्मान करे, तो लोग उसका विरोध नहीं करते। मतलब पुराने सिस्टम को बनाए रखना आसान होता है। जैसे कोई पुराना मकान हो जिसमें बस थोड़ी मरम्मत करनी हो, पूरी इमारत नहीं तोड़नी पड़ती। लेकिन अगर आप किसी नई रियासत को जीतते हैं, जैसे आपने कोई नया इलाका जीता, तो वो काम बिल्कुल अलग है। वहां के लोग पुराने राजा के आदी होते हैं। अब आप नए हों, वो आपको शक की निगाह से देखेंगे। वहां पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप उनके लिए बेहतर हों, और कई बार तो जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी। यहीं से शुरू होता है राजनीति का असली खेल। अब सोचिए, अगर आप एक नए राजा हैं और आपने कोई इलाका जीता है, तो सबसे पहले आपकी चुनौती क्या होगी? पहला डर यह होगा कि लोग विद्रोह न कर दें, कि वो फिर से अपने पुराने राजा को वापस न बुला लें। और अगर आपने उस पुराने राजा को मारा नहीं है, तो वो फिर से आकर सत्ता छीन सकता है। इसलिए मैकियावेली साफ कहते हैं कि अगर आप किसी राजा को हटाकर उसकी जगह ले रहे हैं, तो या तो उसे पूरी तरह खत्म कर दो, या इतना दूर कर दो कि वो दोबारा कभी लौट ना पाए। क्योंकि जब तक पुराने राजा का नाम लोगों की याद में रहेगा, तब तक आपकी गद्दी खतरे में रहेगी। थोड़ा सख्त लग रहा है ना सुनने में, लेकिन राजनीति का सच बहुत कड़वा होता है। इंसान की फितरत यही है कि वो बदलाव से डरता है। उसे जो आदत होती है, उसे वो आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। तो जब आप नई सत्ता लेकर आते हैं, तो आपको लोगों की भावनाएं भी मैनेज करनी होती हैं। मैकियावेली यही समझाते हैं कि जीतना तो आसान है, लेकिन जीते हुए इलाके को बनाए रखना सबसे बड़ी चालाकी है। और अगर आपने एक राज्य जीता है जो आपकी संस्कृति, भाषा या सोच से बहुत अलग है, तो वहां पर आपको और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहां के लोगों को आपको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप उनके अपने जैसे हो सकता है वहां आपको अपने कुछ लोगों को भेजकर बसाना पड़े, ताकि नई सोच धीरे धीरे वहां की मिट्टी में मिल जाए। यहां पर एक और गहरी बात है। मैकियावेली कहते हैं कि अगर आप सिर्फ अपनी सेना के भरोसे किसी इलाके को जीतकर छोड़ देते हो और वहां खुद नहीं जाते, तो लोग आपको अपना नहीं मानते। वो आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर बगावत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं बस जाते हो, वहीं रहते हो, लोगों से मिलते हो, उनकी भाषा बोलते हो, तो फिर आप उनके दिलों में जगह बना लेते हो। और यही असली जीत होती है। कई बार जब एक ताकतवर राजा एक से ज्यादा इलाकों को जीत लेता है, तो उसे समझना पड़ता है कि हर राज्य अलग है, हर जगह के लोगों की सोच अलग है। वहां एक ही तरह की नीति नहीं चल सकती। कुछ जगहों पर प्यार से काम चलता है, कुछ जगहों पर सख्ती से। और असली राजा वही है जो ये समझ सके कि किस वक्त कौन सा तरीका अपनाना है। एक दिलचस्प बात और, मैकियावेली कहते हैं कि अगर आपने किसी इलाके को जीत लिया, तो सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो ये है, वहां के पुराने प्रशासन को हटा दो। पुरानी नीतियां, पुराने मंत्री, पुराने सेनापति, सबको हटाओ। क्योंकि जब तक वो लोग वहां रहेंगे, वो नई सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। वो लोगों को भड़काएंगे, विद्रोह कराएंगे और मौका मिलते ही पुराने राजा को वापस लाने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ करके आखिर फायदा क्या है? फायदा यह है सत्ता, जो इंसान को वो ताकत देती है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। पर सत्ता को बनाए रखने के लिए सिर्फ तलवार की धार काफी नहीं है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। और मैकियावेली की ये किताब उसी बुद्धि का नक्शा है। ये किताब कहती है, अगर आप असली लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अच्छे बनने का नाटक नहीं करना है, आपको चालाक बनना पड़ेगा। आपको यह समझना होगा कि दुनिया कैसे चलती है और लोग कैसे सोचते हैं। इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है, लेकिन उसका ध्यान बहुत कम समय के लिए टिकता है। अगर आप जनता को रोज कोई नई बात देंगे, कोई नया सपना दिखाएंगे, तो वो आपको पसंद करेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक वादा किया और चुप हो गए, तो वो आपको भूल जाएगी।
इसीलिए राजा को हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे लोग उसे याद रखें, उससे डरें या उसे चाहें। मकियावेली ये नहीं कहते कि अच्छा होना गलत है, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि सिर्फ अच्छा बनकर आप सत्ता में नहीं रह सकते। आपको अच्छा और जरूरत पड़ने पर कठोर भी बनना हो। तो चलिए एक ऐतिहासिक उदाहरण लेते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसका भारत पर हमला, और उसी के माध्यम से मकियावेली की बातों को समझाते हैं। आप जरा आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आप 2300 साल पीछे चले गए हैं। सामने खड़ा है एक नौजवान राजा, सिर्फ 25 साल का। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, उसकी आंखों में दुनिया जीतने का सपना है। उसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने यूनान से निकलकर ईरान, मिस्र, अफगानिस्तान और अब भारत की तरफ कूच कर लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ जीतना ही काफी है? भारत की धरती पर उसके कदम जैसे ही पड़ते हैं, वो देखता है यहां की भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, धर्म अलग है, और सबसे बड़ी बात, यहां के लोग उसे राजा नहीं मानते। उनके दिलों में अब भी राजा पोरस जिंदा है, जिनसे अलेक्जेंडर ने बड़ी मुश्किल से युद्ध जीतकर सत्ता ली थी। अब माकियावेली की बातें याद कीजिए। उन्होंने क्या कहा था, जब आप किसी नई रियासत को जीतते हो तो वहां लोग आपको बाहरी समझते हैं, वो आपको दिल से स्वीकार नहीं करते। और अगर आपने पुराने राजा को मार नहीं दिया तो उसका नाम, उसका सम्मान और उसकी याद लोग हमेशा अपने दिल में जिंदा रखते हैं। अलेक्जेंडर को यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए उसने पोरस को मारने की बजाय उसे वापस राजा बना दिया। हाँ, आपने सही सुना। अलेक्जेंडर ने पोरस को हराने के बाद उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, एक राजा की तरह। और अलेक्जेंडर ने उसे वहीं दिया, राजा का सम्मान और उसकी रियासत उसे लौटा दी। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर को पता था कि भारत जैसे विशाल देश में वह अकेले राज नहीं कर सकता। लोगों को जीतने के लिए उसे उनके दिल के राजा को जिंदा रखना होगा, और पोरस उसके लिए सबसे सही चेहरा था। यही है मकियावेली का पहला सबक। अगर आप कोई पुराना राज्य जीतते हैं तो या तो वहां के पुराने राजा और पूरे परिवार को मिटा दो या उन्हें अपनी तरफ मिला लो। और अलेक्जेंडर ने दूसरा रास्ता चुना। अब एक और उदाहरण लीजिए, मुगल सम्राट बाबर। जब बाबर ने दिल्ली की गद्दी जीती तो उसने क्या किया? उसने पुराने सुल्तानों को हटाया, उनकी नीतियों को बदला और अपनी नई व्यवस्था बनाई। लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी, वह भारत में पूरी तरह से नहीं बसा। उसका दिल अब भी काबुल में था। उसने यहां का लोकल कल्चर पूरी तरह से अपनाया नहीं। पर उसके पोते अकबर ने मकियावेली की बात को समझा। अकबर ने सिर्फ तलवार से राज नहीं किया, उसने लोगों के दिल जीते। हिंदू राजाओं से शादी की, उनकी संस्कृति अपनाई, लोकल लोगों को सत्ता में भागीदारी दी और हमेशा खुद मौजूद रहा, दिल्ली और आगरा की राजधानी में। मकियावेली कहते हैं, अगर आप नई रियासत को अपने कब्जे में रखना चाहते हो तो वहीं जाकर बसो। अकबर ने यही किया। इसीलिए अकबर की सत्ता कई दशकों तक चली, जबकि बहुत से बाहरी आकर हार गए। अब आइए एक और दिलचस्प कहानी पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब अंग्रेज भारत आए तो शुरुआत में उन्होंने सिर्फ व्यापार किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सत्ता हथियाई। और फिर क्या किया? पुराने राजाओं को हटाकर अपनी सत्ता बिठाई। लेकिन उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने स्थानीय राजाओं को कठपुतली बना दिया। उन्हें नाम का राजा रखा और पीछे से सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। क्यों? क्योंकि लोगों को बदलाव बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने पुराने राजा को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अगर वही पुराना राजा नाम का बना रहे और पीछे से अंग्रेज राज करें तो विरोध कम होगा। मकियावेली ने यही बात लिखी थी, लोगों को उनकी पुरानी परंपराएं और चेहरा दिखाते रहो ताकि उन्हें लगे कि सब ठीक है, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे पास होनी चाहिए। यह राजनीति का सबसे खतरनाक लेकिन असरदार तरीका है, और आज भी यह तरीका चलता है। बस चेहरे बदल गए हैं, खेल वही है। मकियावेली ने जो बातें आज से 500 साल पहले लिखी थीं, वो आज भी वैसी की वैसी हैं, क्योंकि इंसान का मन और व्यवहार नहीं बदला। इंसान आज भी भावनाओं से चलता है, आदतों से बंधा है,
डरता है बदलाव से, और इसी का फायदा राजा, नेता और सत्ता चलाने वाले उठाते हैं। तो जब भी आप सत्ता की बात सोचें, याद रखें, जीतना आसान है, बनाए रखना सबसे बड़ा युद्ध है। और अगर आप अपने जीवन के किसी हिस्से में राजा बनना चाहते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, परिवार हो, नौकरी हो या समाज, तो आपको मकियावेली की इस सोच को अपनाना होगा। आपको समझना होगा कि लोगों का दिल जीतना और फिर सत्ता को टिकाए रखना दोनों अलग अलग कला हैं। चैप्टर 2, हेरेडिटरी मोनार्कीज। अगर कोई राजा अपने पिता, दादा या पुरखों से गद्दी पाता है तो उसे विरासत में मिली रियासत कहा जाता है। ये वैसी रियासत होती है जो पीढ़ियों से एक ही परिवार के पास चली आ रही होती है। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें नया क्या है? गद्दी मिली तो बस बैठ गए उस पर। लेकिन सच ये है, गद्दी मिलना आसान है, उसे संभालना नहीं। मकियावेली कहते हैं कि विरासत में मिली रियासत को चलाना नई जीती गई रियासतों से थोड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग उस परिवार के राज के आदी होते हैं। उन्होंने उसी खानदान को कई सालों तक देखा होता है। इसलिए जब अगली पीढ़ी आती है, नया राजा, तो जनता ज्यादा विरोध नहीं करती। उसे लगता है, चलो पुराना तो गया पर नया भी तो उसी खून से है। यहां इंसान की आदत का बड़ा रोल है। आदमी वही मानता है जो उसे सालों से दिखाया गया हो। यही कारण है कि विरासत की सत्ता को जनता जल्दी स्वीकार कर लेती है। उन्हें बदलाव का डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ नहीं बदलेगा, बस चेहरा बदला है। लेकिन यहीं पर असली खतरा भी होता है। जब किसी राजा को सत्ता बिना किसी मेहनत के मिलती है तो वो अक्सर लापरवाह हो जाता है। उसे लगता है कि गद्दी उसकी बपौती है, कोई छीन नहीं सकता। और यहीं से शुरू होता है पतन। क्योंकि जनता सिर्फ नाम की वफादार नहीं होती, वो काम भी देखती है। अगर नया राजा निकम्मा, लालची या कमजोर निकला तो जनता के मन में बगावत का बीज पनपने लगता है। उन्हें लगता है इससे तो पुराना राजा ही ठीक था। और जब जनता ऐसा सोचने लगे तो समझो आपकी गद्दी हिल चुकी है। मकियावेली बार बार एक बात पर जोर देते हैं, अगर आपको गद्दी विरासत में मिली है तो उसे ऐसे संभालो जैसे कि आपने खुद युद्ध लड़कर हासिल की हो। क्योंकि अगर आप लापरवाही करोगे तो दुश्मन मौके का फायदा उठाएगा, और जनता का भरोसा एक बार टूट गया तो दोबारा जीतना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। अब एक सवाल, अगर जनता पहले से राजा की परंपरा की आदी है तो फिर कोई नया बाहरी आदमी उस रियासत को कैसे जीत सकता है? यहां पर माचियावेली बताते हैं कि विरासत की सत्ता तभी टूटती है जब राजा खुद अपनी जड़ें काटने लगता है। जैसे ज्यादा टैक्स लगाना, पुराने कानून तोड़ना, धर्म या परंपराओं का अपमान करना, या अपने सैनिकों और मंत्रियों को कमजोर करना। जब राजा खुद अपने घर की दीवारें गिराता है तभी कोई बाहरी आकर उस घर में कब्जा कर सकता है। इसलिए एक समझदार राजा हमेशा जनता की भावनाओं का ध्यान रखता है। वो परंपराओं का सम्मान करता है, जरूरत से ज्यादा सख्ती नहीं करता, और सबसे जरूरी, वो नया कुछ लाता है ताकि लोग उसे सिर्फ पुराने राजा की परछाई न समझें। यहां पर इंसान की सोच को समझना बहुत जरूरी है। इंसान को आदत होती है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की। अगर कोई नया राजा आकर सब कुछ एक साथ बदल दे तो जनता डर जाती है। लेकिन अगर बदलाव धीरे धीरे हो और समझदारी से हो तो वही जनता उस बदलाव को अपनाने लगती है। मकियावेली एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ वफादार रहें तो उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि आपका राज उनके लिए फायदा लेकर आ रहा है। उन्हें लगे कि आप उनके जीवन को आसान बना रहे हैं, उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और अगर कभी कोई संकट आ जाए, जैसे कोई बाहरी दुश्मन हमला कर दे, तो जनता तभी आपके लिए लड़ेगी जब आपने पहले उनके साथ अच्छा व्यवहार किया हो। अगर आपने ही उन्हें लूटा है, अपमान किया है, तो वो कभी आपके लिए तलवार नहीं उठाएंगे, बल्कि वो बाहर से आए दुश्मन को ही अपना मसीहा मान लेंगे। सोचिए, कितनी बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब जनता ने अपने राजा को छोड़कर किसी बाहरी को गले लगाया। ऐसा तभी होता है जब राजा ने जनता को दुख ही दुख दिया हो। इसलिए विरासत में मिली गद्दी को हल्के में मत लो। मकियावेली कहते हैं, अगर आप जन्म से राजा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा राजा रहोगे। आपको हर दिन यह साबित करना होगा कि आप उस गद्दी के लायक हो। अब एक और बात, एक समझदार राजा वो होता है जो बदलाव से डरता नहीं है, लेकिन बदलाव को धीरे धीरे और सोच समझकर करता है। जनता को वक्त दो,
कि वो नए बदलावों को समझे, स्वीकार करे, और ऐसा करते वक्त पुराने मंत्रियों की सलाह, अनुभवी लोगों की मदद और सच्चाई की ताकत बहुत काम आती है। हर विरासत में कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ गलती से बनी परंपराएं भी। एक अच्छा राजा वो है जो ये फर्क समझे और जो काम नहीं आ रही रीतियों को धीरे से हटाकर कुछ बेहतर लाए, ताकि लोग कहें, हाँ, ये नया राजा अपने पिता से भी बेहतर निकला। माकियावेली का मानना है कि इंसान भूल सकता है दर्द को, लेकिन अपमान को नहीं। इसलिए एक विरासत में मिले राजा को कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो जनता को अपमानित करे, जैसे जरूरत से ज्यादा जुर्माना लगाना, बेवजह गिरफ्तार करना या उनके धर्म पर सवाल उठाना। तो अब अगर आप सोचें कि अगर मैं एक विरासत में राजा बना तो मुझे क्या करना होगा, तो जवाब है, सबसे पहले पुराने ढांचे की रक्षा करनी होगी। दूसरे, धीरे धीरे सुधार लाने होंगे। तीसरे, जनता के दिलों को जीतना होगा, ताकत से नहीं, समझ से। और सबसे अहम बात, खुद को रोज एक अच्छा राजा साबित करना होगा। एक असली राजा वो नहीं होता जो ताज पहनकर बैठा है। असली राजा वो है जिसे लोग दिल से अपना मानते हैं और जो खुद को हर दिन उस मान का लायक बनाता है। अब जब हमने समझा कि विरासत में मिली सत्ता को कैसे संभालना चाहिए, अगला अध्याय हमें दिखाएगा कि जो राज्य हाल ही में जीते गए हैं उन्हें कैसे संभालें और वहां की जनता को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। आपने चाणक्य का नाम तो जरूर सुना होगा, भारत का वो महान विचारक जिसे राजनीति का गुरु कहा जाता है, जिसकी नीतियों ने न सिर्फ एक राजा को गद्दी दिलाई बल्कि एक महान साम्राज्य की नींव रखी, मौर्य साम्राज्य। अब सोचिए, अगर चाणक्य आज होते और द प्रिंस पढ़ते तो क्या वो माकियावेली की बातों से सहमत होते? बिल्कुल होते। बल्कि चाणक्य तो इन्हीं सिद्धांतों पर सदियों पहले काम कर चुके थे। चलिए अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, विरासत में मिली रियासतें। माकियावेली कहते हैं कि अगर कोई सत्ता किसी को उसके खानदान से मिलती है तो उसे जनता आसानी से स्वीकार कर लेती है। अब इस बात को हम चाणक्य के जमाने में ले चलते हैं, जब नंद वंश मगध की सत्ता में था। वो भी एक तरह की विरासत थी। पीढ़ियों से नंद वंश शासन कर रहा था, पर जैसे जैसे समय बीता नंद राजा घमंडी हो गया, जनता पर अत्याचार करने लगा, टैक्स बढ़ा दिए, अपमान करने लगा और परंपराओं को तोड़ने लगा। अब जनता को उसका शासन बोझ लगने लगा। चाणक्य ने इस बात को समझा। उन्होंने देखा कि नंद वंश का राजा सिर्फ विरासत के भरोसे गद्दी पर बैठा है, लेकिन उसके पास जनता का समर्थन नहीं है। और यहीं से उन्होंने योजना बनाई एक ऐसा राजा लाने की जो जनता का अपना हो, जो योग्य हो और जो सच्चे अर्थों में राज्य चला सके। अब सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य एक आम परिवार से आता है, न कोई राजवंश, न कोई विरासत, लेकिन चाणक्य ने उसे तैयार किया, उसे ज्ञान दिया, उसे युद्ध कला सिखाई और सबसे जरूरी, जनता का समर्थन दिलाया। और फिर क्या हुआ? चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया और जब वो गद्दी पर बैठा तो सोचिए, जनता ने उसे क्यों अपनाया? क्योंकि जनता पहले ही नंद वंश से परेशान हो चुकी थी। विरासत की सत्ता ने उनका भरोसा तोड़ दिया था। और जब नया राजा आया जो बुद्धिमान था, न्यायप्रिय था और चाणक्य जैसे मार्गदर्शक के साथ आया था, तो जनता ने उसे अपनाने में देर नहीं की। अब आप सोचिए, यही बात माकियावेली कहते हैं, अगर कोई राजा जनता का भरोसा खो दे तो उसकी विरासत उसे बचा नहीं सकती, और अगर कोई नया राजा जनता का दिल जीत ले तो उसे इतिहास में जगह मिल जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब चंद्रगुप्त राजा बना तो चाणक्य ने उसे क्या सिखाया कि गद्दी सिर्फ जीतने से नहीं चलती, उसे रोज साबित करना होता है। चंद्रगुप्त ने वो सारी गलतियां नहीं की जो नंद राजा ने की थी। उसने टैक्स कम किया, किसानों को जमीन दी, धर्म का सम्मान किया, सेना को मजबूत किया और परंपराओं को बनाए रखा। यही तो सच्ची राजनीति है। मैकियावेली कहते हैं, विरासत में मिली सत्ता को संभालना आसान होता है अगर राजा समझदार हो, और अगर नया राजा सत्ता में आता है तो उसे दो काम करने होते हैं, पुराने अत्याचार को मिटाना और जनता का विश्वास जीतना। अब जरा सोचिए, अगर चंद्रगुप्त जीतने के बाद भी नंद राजा जैसे ही काम करता तो क्या जनता उसे स्वीकार करती? बिल्कुल नहीं। इसीलिए चाणक्य ने उसे यह सिखाया कि राजा को जनता से डरना नहीं चाहिए, पर जनता को निराश भी नहीं करना चाहिए।
राजा को शक्तिशाली दिखना चाहिए पर निर्दयी नहीं। राजा को परंपराओं को बदलना चाहिए लेकिन धीरे धीरे, ताकि जनता को सदमा न लगे। एक और गहरी बात चाणक्य हमेशा कहते थे, राजा वही सफल होता है जो जनता की नब्ज को समझे। माचियावेली भी यही कहते हैं कि अगर जनता को लगने लगे कि राजा उनका भला नहीं कर रहा तो वो चुप नहीं बैठती, और अगर जनता साथ है तो कोई बाहरी ताकत भी राजा को हिला नहीं सकती। तो अब जब आप चाणक्य की नीतियों को माचियावेली के सिद्धांतों से जोड़ते हैं तो एक गहरी समझ पैदा होती है। राजनीति जगह के हिसाब से बदल सकती है, लेकिन इंसान की सोच, उसका व्यवहार और उसकी भावनाएं वो सैकड़ों सालों से वैसी की वैसी हैं। माचियावेली ने जो यूरोप में देखा वही चाणक्य ने भारत में किया, और दोनों ने यही कहा, राजा बनना आसान है, राजा बने रहना कठिन, पर अगर आप जनता का दिल जीत लें तो गद्दी आपकी होगी और इतिहास में नाम भी। चैप्टर 3 मिक्स्ड मॉनर्कीज। जब कोई राजा एक नया इलाका जीतता है और उस जीत में पुराने राज्य की सत्ता भी जुड़ जाती है तो उस नई रचना को कहते हैं मिश्रित रियासत। मतलब वो राज एकदम नया भी नहीं है और पूरी तरह पुराना भी नहीं। जैसे एक पुरानी इमारत में नया हिस्सा जोड़ दिया जाए, पुरानी नींव है लेकिन उसके ऊपर नई मंजिलें बनाई गई हैं। अब जरा सोचिए, ऐसी रियासत को चलाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। माचियावेली कहते हैं कि मिश्रित रियासतें सबसे कठिन होती हैं संभालने के लिए, क्योंकि इसमें दो दुनिया टकराती हैं, पुराना और नया, और जब दो सोचें टकराती हैं तो वहां पर विरोध, गलतफहमी और विद्रोह का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब सोचिए कि आपने किसी राज्य को हाल ही में जीता है। वहां के लोग पुराने राजा से जुड़े हुए थे, उनके नियमों, तौर तरीकों और व्यवहार से। अब आपने आकर सब कुछ बदल दिया, नए अफसर, नए कानून, नया टैक्स सिस्टम। तो क्या जनता एकदम से आपको स्वीकार कर लेगी? नहीं, वो आपके खिलाफ बातें करेगी, बगावत की प्लानिंग करेगी और मौका मिलते ही आपको हटाने की कोशिश करेगी। यहां पर इंसान की सबसे मजबूत भावना सामने आती है, बदलाव से डर। आदमी बदलाव से डरता है, भले ही वो बदलाव उसके लिए अच्छा ही क्यों ना हो। वो पुराने दर्द को सहन कर लेगा लेकिन नए अजनबी इलाज से डर जाएगा। यही कारण है कि जब कोई राजा नई जगह जीतता है तो उसे सिर्फ तलवार से नहीं, समझदारी और धैर्य से काम लेना होता है। माचियावेली बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जनता आपको स्वीकार करे तो सबसे पहले आपको वहां के लोगों की भाषा, संस्कृति और सोच को समझना होगा। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई बाहरी शासक हैं, बल्कि आपको वहां के ही हिस्से की तरह पेश आना होगा, जैसे कि आप उनके अपने हों, न कि एक जीतने वाला दुश्मन। इसीलिए माचियावेली एक बहुत दिलचस्प रणनीति बताते हैं कि जब आप नया राज्य जीतें तो वहां के पुराने शासक के परिवार को खत्म कर दें। हाँ, ये बात सुनने में क्रूर लग सकती है, लेकिन राजनीति में ये एक सच्चाई है। जब तक पुराने राजघराने का कोई जिंदा सदस्य बचा रहेगा, जनता उसकी तरफ देखेगी कि शायद कोई दिन आए जब वो वापस आए, और उस उम्मीद के रहते जनता कभी आपको पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगी। अब अगर आप सोचें कि सिर्फ वहां सेना रख देना काफी है, तो माचियावेली कहते हैं यह सबसे बड़ी भूल है। केवल सेना से राज नहीं चलता। अगर आप हर जगह अपने सैनिकों को रखेंगे तो जनता को लगेगा कि आप उन पर शक करते हैं, और जहां शक होता है वहां रिश्ता नहीं बनता। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को भावनात्मक रूप से भी जीतें। एक और चालाकी भरा रास्ता यह होता है कि नए राज्य में कुछ अपने भरोसेमंद लोगों को बसा दिया जाए। वो लोग वहां पर आपके विचारों का प्रचार करेंगे, लोगों को धीरे धीरे आपके पक्ष में करेंगे और एक नई संस्कृति की नींव डालेंगे। लेकिन ये काम धीरे धीरे और शांत तरीके से होना चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। माचियावेली कहते हैं कि अगर आप अपने जीते हुए राज्य में ज्यादा बदलाव एक साथ करेंगे तो जनता डर जाएगी, लेकिन अगर आप बदलाव को धीरे धीरे, परंपरा को छुए बिना और सम्मान से करेंगे तो लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की, पड़ोसी राज्यों की। जब कोई नया राजा बनता है और नया इलाका जीतता है तो उसके आसपास के बाकी राज्य रजवाड़े उसे देख रहे होते हैं। कुछ तो खुश होते हैं कि पुराने राजा को हराया गया, लेकिन कुछ जलन में दुश्मन बन जाते हैं।
वो बगावत फैलाने में मदद करते हैं, पैसों से लोगों को भड़काते हैं ताकि आपका नया बना राज्य जड़ से हिल जाए। इसीलिए एक समझदार राजा को अपने नए जीते हुए राज्य में दो चीजें सबसे पहले करनी चाहिए। एक, जनता के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना, और दो, आसपास के राज्यों से या तो दोस्ती करना या उन्हें इतना डरा देना कि वो विरोध करने की हिम्मत ही न करें। मकियावेली यह भी बताते हैं कि अगर आपने जिस राज्य को जीता है वहां की भाषा, संस्कृति और कानून आपकी पुरानी रियासत से मिलती जुलती है, तो वहां राज करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि वहां के लोग आपको समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी अलग संस्कृति, अलग सोच वाले राज्य में राजा बनते हैं, तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। वहां की जमीन पर अपनी पहचान बनाने में वक्त लगेगा। इंसान की प्रवृत्ति हमेशा अपने जैसे को अपनाने की होती है। इसलिए अगर राजा जनता की भाषा बोले, उनके त्योहारों में हिस्सा ले और उनके धर्म को सम्मान दे, तो वो धीरे धीरे उसके अपने बन जाते हैं। लेकिन अगर राजा खुद को उनसे ऊपर दिखाता है या उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश करता है, तो वो राजा कभी भी दिलों में जगह नहीं बना सकता। मकियावेली कहते हैं कि किसी भी मिश्रित रियासत में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब जनता खुद आपको राजा मानने लगे, सिर्फ डर से नहीं बल्कि विश्वास से। और यह तभी होता है जब आप डर और प्रेम दोनों का संतुलन बनाकर चलें। अब सोचिए, अगर आप कोई ऐसा इलाका जीतते हैं जहां पहले बहुत अन्याय होता था, जनता दुखी थी, और आप आकर उन्हें न्याय, सुरक्षा और सम्मान देते हैं, तो वो लोग आपको खुद अपना राजा बना लेंगे। लेकिन अगर आप जीतते ही उन्हें डराओ, दबाओ और ज्यादा कर लगाओ, तो वो कहेंगे कि नया राजा पुराने से भी बुरा निकला। इसलिए मिश्रित रियासतों को संभालने के लिए एक राजा को सिर्फ युद्ध की कला नहीं, बल्कि लोगों की सोच और भावनाओं को पढ़ने की कला भी आनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि कब तलवार उठानी है और कब मुस्कुराकर दिल जीतना है। मकियावेली हमें बार बार ये सिखाते हैं कि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं चलती। असली सत्ता वो है जो लोगों के दिल में हो, और उस दिल तक पहुंचने के लिए आपको लोगों की भाषा, उनकी जरूरतें और उनकी भावनाओं को समझना होगा। तो अब जब आपने सीखा कि विरासत में मिली रियासत को कैसे संभालना है, और अब ये भी जाना कि मिश्रित रियासतें कितनी जटिल होती हैं, तो आप तैयार हैं अगली सीख के लिए। क्योंकि अगला अध्याय एक और नई दुनिया खोलता है, जहां एक राजा को दूसरों की सेना से मदद मिलती है और वो कैसे फायदे के साथ साथ बड़े खतरे भी लेकर आती है। ब्रूस ली नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा इंसान जिसने अकेले अपने दम पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया को हिला दिया। लेकिन अगर आप सोचें कि ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर था, तो आप उसकी कहानी को बहुत छोटा समझ रहे हैं। असल में ब्रूस ली का पूरा सफर एक मिश्रित रियासत की तरह था। अब आप सोचेंगे, वो कैसे? सोचिए, ब्रूस ली अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था, न ही वो किसी अमेरिकन परंपरा से आया था। वो हांगकांग में जन्मा, चीनी संस्कृति से पला बढ़ा, लेकिन अपनी काबिलियत और सोच से वो अमेरिका की मिट्टी में भी जड़ें जमाना चाहता था। वो चाहता था कि वहां भी मार्शल आर्ट्स को वही इज्जत मिले जो एशिया में मिलती थी। तो जब वो अमेरिका गया, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक नया सिस्टम, एक नई सोच, एक नई शक्ति लेकर गया। और यहीं से शुरू हुआ उसका मिला जुला संघर्ष, एक मिश्रित सत्ता की तरह। ब्रूस ली के सामने दो दुनियाएं थीं। एक जहां चीनी लोग उसे अपना मानते थे और चाहते थे कि वो अपनी कला को बाहर की दुनिया से छुपा कर रखे, और दूसरी दुनिया अमेरिका, जहां लोग मार्शल आर्ट्स को एंटरटेनमेंट समझते थे, कोई गहरी साधना नहीं। ब्रूस ली ने एक नई जमीन पर अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा एक नया राज्य जीतकर वहां अपनी सोच की जड़ें जमाने की कोशिश करता है। लेकिन दिक्कतें वही थीं जो मकियावेली बताते हैं। जब आप किसी पुरानी सोच वाली जमीन पर नई सोच बोते हैं, तो पुरानी सोच वाले लोग विरोध करते हैं। चाइनीज मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी ने उसका विरोध किया, कहा, तू हमारी कला को विदेशियों को क्यों सिखा रहा है? उन्होंने उसे धमकियां दी, उसे अकेला कर दिया। लेकिन ब्रूस ली रुका नहीं। यहां ब्रूस ली ने वही किया जो माचियावेली एक बुद्धिमान राजा को करने को कहते हैं।
उसने तलवार नहीं चलाई, बल्कि सोच से हमला किया। उसने अपने नए राज्य मतलब अमेरिका की जनता के मन को समझा। वो जानता था कि अमेरिकन समाज को सिर्फ चीनी नियमों से नहीं जोड़ा जा सकता। इसीलिए उसने अपनी कला को बदला, उसे वेस्टर्न साइकोलॉजी से मिलाया, हॉलीवुड के जरिए लोगों के दिल तक पहुंचाया। उसने सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाई, उसने लोगों को डिसिप्लिन, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति देना शुरू किया। यही वो चाल थी जिससे ब्रूस ली ने अपने मिश्रित राज्य में खुद की पहचान बनाई। उसने वहां अपने सिपाही बसाए, अपने स्टूडेंट्स के रूप में। जैसे मकियावेली कहता है कि नए राज्य में अपने भरोसेमंद लोग भेजो, ब्रूस ने भी ऐसा ही किया। उसके शिष्य थे चुक नॉरिस, करीम अब्दुल जब्बर, जो अलग अलग दुनिया से थे लेकिन ब्रूस की सोच से जुड़े हुए थे। यही शिष्य उसके नए राज्य के स्तंभ बन गए। लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी, ब्रूस ली ने अमेरिकन कल्चर को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसमें घुलने की कोशिश की। उसने अपनी कला को उस संस्कृति की जरूरतों के हिसाब से ढाला ताकि लोग उसे बाहरी न समझें। मैकियावेली कहते हैं, जब राजा जनता की भाषा बोले, उनके जैसे रहे, तो वो उसे अपनाते हैं। और ब्रूस ने यही किया। वो अमेरिकन एक्सेंट में बोलता था, इंग्लिश कोट्स देता था, लेकिन उसकी आत्मा चीनी दर्शन में बसी थी। यानी ब्रूस ली एक ऐसा राजा था जिसने एक मिश्रित रियासत को इतनी समझदारी से संभाला कि वो आज भी दुनिया के हर कोने में सम्मान के साथ याद किया जाता है। और सोचिए, अगर ब्रूस ली अपनी कला को सिर्फ एक बंद घेरे में रखता, अगर वो बदलाव से डरता, अगर वो विरोध करने वालों से डर जाता, तो क्या आज दुनिया बी वाटर मेरी दोस्त को जीवन का मंत्र मानती? नहीं। इसलिए ब्रूस ली की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप किसी नई जमीन पर अपनी सोच फैलाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी, धैर्य और इंसान की भावनाओं को समझने की कला चाहिए। ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा एक महान रणनीतिक राजा था, जिसने दो दुनियाओं को जोड़ा और एक नई पहचान बनाई। चैप्टर 4 Conquered by Alexander the Great, the kingdom of Darius did not rebel against his successors after his death. Why not? अब जरा इतिहास की एक दिलचस्प कहानी पर नजर डालिए। जब सिकंदर महान ने फारस का राज्य जीता, यानी दरियुस का विशाल साम्राज्य, वो दरियुस जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर राजाओं में गिना जाता था, लेकिन जब सिकंदर ने उस पर विजय पा ली और खुद राजा बन गया, तो एक अजीब बात हुई। दरियुस की मौत के बाद भी उस साम्राज्य में बगावत नहीं हुई। लोगों ने सिकंदर के बाद आने वाले ग्रीक शासकों को भी बिना विरोध के स्वीकार कर लिया। अब सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों हुआ? माचियावेली इस सवाल का जवाब बहुत गहराई से देते हैं। वो कहते हैं, इसका कारण है उस राज्य की सरकारी संरचना, यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देखिए, फारस जैसे साम्राज्य जहां एक ही राजा की पूरी सत्ता होती है, जहां हर आदेश सिर्फ ऊपर से आता है और राजा के नीचे सब सिर्फ नौकर होते हैं, वहां जनता खुद कोई बड़ा फैसला नहीं लेती। वहां कोई ताकतवर स्थानीय नेता, कोई स्वतंत्र ताकत या व्यक्तिगत प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होता। मतलब सब कुछ एक ही राजा के हाथ में होता है। इसलिए जब सिकंदर ने दरियुस को हराया और खुद राजा बन गया, तो सत्ता का पूरा सिस्टम एक ही झटके में उसके हाथ में आ गया। वहां पर कोई ऐसा मजबूत सरदार नहीं था जो अपनी खुद की सेना लेकर बगावत कर देता। सब लोग पहले जैसे ही आदेश मानते रहे। फर्क बस इतना था कि अब नया राजा सिकंदर था। यहां इंसान की सोच का भी एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। लोग आदेशों के आदी होते हैं। जब जीवन भर उन्होंने सीखा हो कि ऊपर से जो आदेश आए वही अंतिम होता है, तो वे सोचते ही नहीं कि उसे बदला कैसे जाए। और अगर कोई नया राजा वैसा ही शासन देता है, तो लोग उसका भी विरोध नहीं करते, क्योंकि उनकी आदतें नहीं बदली, बस चेहरा बदला। अब अगर हम इसका उल्टा उदाहरण लें, जैसे फ्रांस का पुराना समय, जहां राजा के नीचे कई जागीरदार और सरदार होते थे, वहां हर इलाका किसी न किसी लोकल लीडर के हाथ में होता था, जो अपने इलाके में बहुत ताकतवर होता था। अब सोचिए, अगर कोई विदेशी राजा उस पूरे देश को जीत ले, तो क्या होगा? वहां बगावत की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर जागीरदार सोचता है
ये कौन है जो मेरे ऊपर आ गया, और वो अपने लोगों को इकट्ठा करके विरोध शुरू कर देता है। मतलब जितने ज्यादा छोटे छोटे ताकतवर लोग, उतनी ज्यादा बगावत की आग। मकियावेली का साफ कहना है, जिन राज्यों में सारी सत्ता सिर्फ एक राजा के हाथ में होती है, उन्हें जीतना मुश्किल तो होता है, लेकिन एक बार जीत गए तो उन्हें संभालना आसान होता है। और जिन राज्यों में बहुत से लोग सत्ता में हिस्सेदार होते हैं, उन्हें जीतना तो आसान लगता है, लेकिन जीतने के बाद उन्हें संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सिकंदर की जीत सिर्फ तलवार की ताकत नहीं थी, वो समझदारी भी थी। उसने एक ऐसा राज्य जीता जहां सत्ता ऊपर से नीचे तक सीधी लाइन में चलती थी। उसने उस सिस्टम को छेड़ा नहीं, बस खुद उस लाइन में सबसे ऊपर बैठ गया। अब एक और बात समझिए, जब राजा की सत्ता का कोई विकल्प ही नहीं होता, तब जनता मान लेती है कि जो भी राजा हो, हमें तो वैसे ही जीना है। वो अपना ध्यान रोजमर्रा की जिंदगी में लगाते हैं और सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जहां लोगों के पास विकल्प होता है, जैसे कोई पुराना लीडर, कोई लोकप्रिय नेता, वहां जनता बदलाव की उम्मीद पालती है, और उम्मीद ही बगावत की पहली चिंगारी होती है। मकियावेली कहते हैं कि अगर आप ऐसा साम्राज्य जीतते हैं जहां सब कुछ एक ही इंसान के अधीन चलता है, तो आप बस उस इंसान को हटाओ और उसकी जगह ले लो। बस इतना ही काफी है सत्ता संभालने के लिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह जीत दर्ज करते हो जहां अलग अलग लोग अलग अलग हिस्सों में राज करते हैं, तो आपको हर एक को अलग से हराना होगा, हर एक को शांत करना होगा, और उनकी जनता को भी अपने पक्ष में करना होगा। तो अब जब हम सोचते हैं कि सिकंदर की जीत कितनी लंबी चली, तो उसका कारण सिर्फ युद्ध में जीता हुआ मैदान नहीं था, बल्कि वो शासन का तरीका था जो उसने समझा और अपनाया। एक सच्चा शासक सिर्फ तलवार से नहीं जीतता, वो उस धरती की सोच, उसकी व्यवस्था और वहां के लोगों के व्यवहार को पढ़ता है। और यही माकियावेली हमें बार बार सिखाते हैं कि असली ताकत सोच में होती है, सिर्फ हथियार में नहीं। इस अध्याय की सीख यही है, किसी राज्य की सत्ता का ढांचा जानना सबसे पहला काम है। अगर आप जान जाए कि वहां की सत्ता किस तरह चलती है, तो आप उसे जीतने और संभालने की चाल बना सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ताकत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो शायद आप कुछ समय तक जीतें, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इसलिए याद रखिए, सत्ता की असली नींव जनता की आदतों में होती है, और जो राजा उन आदतों को समझता है, वही लंबे समय तक टिकता है। चैप्टर 5, हाउ टू गवर्न सिटीज एंड स्टेट्स दैट वर प्रीवियसली सेल्फ गवर्निंग। अब जरा कल्पना कीजिए, कोई ऐसा शहर या राज्य जो बरसों से अपनी मर्जी से चलता आ रहा था, जहां कोई राजा नहीं था, जहां जनता खुद के लिए फैसले लेती थी, अपनी सरकार चलाती थी, अपने कानून बनाती थी, और अब अचानक वहां एक बाहरी राजा ने कब्जा कर लिया। अब आप ही सोचिए, ऐसे शहर के लोगों को कोई कैसे राजी कर सकता है कि अब वो दूसरों के आदेश माने। जिन लोगों को खुली हवा में सांस लेने की आदत हो, क्या वो कैद में रहना पसंद करेंगे? माकियावेली इस अध्याय में इसी मुश्किल सवाल का जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप किसी ऐसे राज्य या शहर पर कब्जा करते हैं जो पहले से आजाद था, यानी स्वशासनात्मक गणराज्य था, तो आपके सामने 3 ही रास्ते हैं, और इन तीनों में से कोई एक रास्ता अगर आपने सही ढंग से नहीं चुना, तो आपकी सत्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। पहला रास्ता, सब कुछ पूरी तरह नष्ट कर दो। हाँ, सुनने में बहुत कठोर लगता है, पर मैकियावेली कहते हैं कि आजाद सोच को मिटाना हो तो शहर को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी आजादी की आदत, उसके गर्व की भावना, उसके पुराने कानूनों की याद। क्योंकि आजादी एक बार जिस जमीन में पनप जाए, वहां वो कभी नहीं मरती। हो सकता है कुछ समय तक लोग चुप रहें, डर जाएं, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा, वो फिर से बगावत करेंगे। इसलिए अगर आप उन्हें हमेशा के लिए शांत करना चाहते हैं, तो उस आजादी के बीज को ही जड़ से उखाड़ना होगा। दूसरा रास्ता, वहां खुद जाकर बस जाओ। राजा को खुद वहां रहना पड़ेगा, ताकि वो हर दिन लोगों पर नजर रख सके, उनकी समस्याओं को समझ सके, और हर विरोध की चिंगारी को वक्त रहते बुझा सके। ये तरीका थोड़ा कठिन है,
लेकिन अगर राजा मजबूत है और जनता को धीरे धीरे अपना बना ले तो यह तरीका काम कर सकता है। तीसरा रास्ता, पुराने सिस्टम को थोड़ा बहुत बरकरार रखो, लेकिन उसके ऊपर अपनी सत्ता का नियंत्रण बना लो। मतलब शहर की शक्ल तो वैसी ही दिखे जैसे पहले थी, लेकिन असली ताकत आपके हाथ में हो। जनता को लगे कि उन्हें आजादी मिली हुई है, लेकिन असल में आप ही उनके हर फैसले को नियंत्रित कर रहे हो। ये तरीका चालाकी से भरा है और बहुत बार सफल भी होता है, लेकिन इसमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। अब सोचिए, जब किसी शहर ने कई सालों तक खुद अपना राजा चुना हो, खुद के कानून बनाए हों, अपने झंडे और अपनी पहचान बनाई हो, तो क्या वो किसी बाहरी राजा को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। उनके अंदर एक आग होगी, एक गुस्सा, जिसे वो छुपाएंगे लेकिन मरने नहीं देंगे। और जैसे ही आपको कमजोर देखकर उन्हें मौका मिलेगा, वो फिर से सिर उठाएंगे। माचियावेली यहां इंसानी मन की एक गहरी बात बताते हैं। आजादी सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, वो एक भावना है। जो इंसान कभी गुलाम रहा हो वो आजादी को समझेगा, लेकिन जो कभी आजाद रहा हो वो कभी गुलाम बनना नहीं चाहेगा। इसलिए उस आजाद शहर के लोग आपकी हर नीति को शक की निगाह से देखेंगे। आप चाहें जितना अच्छा करो, फिर भी उन्हें लगेगा कि आप उनके हक छीन रहे हो। तो अब सवाल ये उठता है, कोई बाहरी शासक कैसे ऐसे शहर को चलाए? माचियावेली कहते हैं, अगर आप पूरी तरह तबाही नहीं मचाना चाहते और वहां रह भी नहीं सकते, तो आपको लोगों की भावनाओं से खेलना आना चाहिए। उन्हें यह यकीन दिलाना होगा कि आप उनके भले के लिए आए हो। कभी कभी कुछ दिखावटी आजादी दे दो, जैसे स्थानीय अफसरों को चुनने का हक या पुराने त्योहारों को मनाने की इजाजत। इससे उन्हें लगेगा कि उन्होंने कुछ नहीं खोया। लेकिन याद रखिए, ये सब बस सतह पर होना चाहिए। असली नियंत्रण आपके ही हाथ में रहना चाहिए। जैसे कोई कठपुतली शो चलता है, जनता को लगता है कि वे नाच रहे हैं अपनी मर्जी से, लेकिन डोर तो किसी और के हाथ में होती है। एक और बड़ी बात, मकियावेली ये मानते हैं कि अगर आप किसी आजाद शहर पर राज करना चाहते हैं, तो आपको उनके इतिहास, उनकी संस्कृति और उनके पुराने घावों को बहुत गहराई से समझना होगा, क्योंकि वहां हर गली, हर मूर्ति, हर मंदिर में आजादी की कहानियां बसी होती हैं। और अगर आप उनका अपमान करते हैं, तो आप सीधे उनके दिल पर वार कर रहे होते हैं। इसीलिए राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है आधी आजादी। अगर आप जनता को थोड़ी आजादी देकर बाकी सब कुछ खुद रखते हो, तो वो बहुत जल्दी ये महसूस कर लेते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है, और फिर एक गुस्सा उनके भीतर पलने लगता है, जो एक दिन बगावत बन जाता है। इसलिए मकियावेली बहुत साफ कहते हैं, या तो आप पूरे शहर को मिटा दो, या फिर उसे इतनी आजादी दो कि वो खुद आपको राजा मान ले। लेकिन बीच का कोई रास्ता मत अपनाओ, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा विद्रोह पैदा होते हैं। राज करना सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं है, राज करना लोगों के दिल, दिमाग और यादों पर असर डालना है। और अगर आपने उन यादों को नजरअंदाज किया, तो सत्ता आपके हाथ से फिसल जाएगी, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों मकियावेली की बातें आज भी इतनी सटीक लगती हैं। वो इंसान की फितरत को पढ़ते हैं, उसकी भावनाओं, उसकी आदतों, उसकी परछाइयों तक को समझते हैं। तो अगर आप कोई नेता हैं, कोई लीडर हैं, या कोई बदलाव लाना चाहते हैं, और सामने वो लोग हैं जो पहले खुद अपने नेता थे, तो आपको सिर्फ हुक्म देना नहीं आना चाहिए, आपको उनका दिल जीतना भी आना चाहिए। या फिर अगर आप वो नहीं कर सकते, तो मकियावेली कहेंगे, या तो पूरी आजादी दो या पूरी ताकत से कुचल दो, क्योंकि बीच की राजनीति सबसे खतरनाक होती है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बालक रहता था। उसका नाम था एकलव्य। वो किसी राजा का बेटा नहीं था, न ही किसी गुरुकुल का शिष्य, लेकिन उसके भीतर एक आग थी। वो महान धनुर्धर बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसे भी वही ज्ञान मिले जो राजाओं को मिलता है, जो अर्जुन जैसे राजकुमारों को दिया जाता है। लेकिन समाज ने उसे ये हक नहीं दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया, क्योंकि वो कोई राज परिवार से नहीं था। वो आजाद था, वो स्वाभिमानी था, और वो खुद सीखना चाहता था।
उसने किसी की मोहताजगी नहीं मानी। उसने खुद मिट्टी का एक मूर्ति बना ली, गुरु की मूर्ति, और खुद ही गुरु बनकर सीखना शुरू कर दिया। अब जरा रुकिए और सोचिए, एकलव्य कौन है? वो नगर जो खुद की हुकूमत चलाता है, जो बाहर से किसी आदेश का इंतजार नहीं करता, जो अपने नियम खुद बनाता है, अपने फैसले खुद लेता है। वो एक सेल्फ गवर्निंग राज्य है। और अब आइए दूसरी तरफ देखते हैं, गुरु द्रोणाचार्य और हस्तिनापुर। ये हैं राजसत्ता, जो तय करते हैं कि किसे क्या सीखने का अधिकार है और कौन किस हद तक ऊपर जा सकता है। अब जब द्रोणाचार्य को पता चलता है कि जंगल में एकलव्य जैसा कोई बालक है जो बिना राजा की अनुमति, बिना सिस्टम की इजाजत के धनुर्विद्या में पारंगत हो रहा है, तो उन्हें डर लगता है। डर कि कहीं ये बालक आगे चलकर उनके सिस्टम को चुनौती न दे दे। यही डर होता है किसी राजा को जब वो ऐसे राज्य या नगर को जीतता है जो पहले से आजाद रहा है। राजा को लगता है, अगर इसने खुद ही अपनी ताकत बना ली तो ये किसी का गुलाम क्यों बनेगा। और ठीक यही सोचकर द्रोणाचार्य एकलव्य से मांगते हैं उसका अंगूठा, उसका सबसे जरूरी हथियार। एकलव्य का अंगूठा काट लेना वही है जो मकियावेली कहते हैं, अगर आप किसी आजाद राज्य को जीतते हैं तो या तो उसे पूरी तरह खत्म करो या उसकी आत्मा को, उसके गर्व को, उसके हथियार को छीन लो। एकलव्य का अंगूठा काटा गया ताकि वो दोबारा अपने दम पर न खड़ा हो सके, ताकि अर्जुन जैसा राजकुमार हमेशा नंबर 1 बना रहे, ताकि सत्ता का संतुलन उसी के पास रहे जिसे सिस्टम ने चुना है। अब जरा रुकिए और इस राजनीति को फिर से समझिए। एकलव्य की आजादी को खतरा माना गया, उसे सम्मान नहीं मिला बल्कि तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि जिसने कभी गुलामी नहीं देखी वो किसी की हुकूमत भी स्वीकार नहीं करता। मकियावेली कहते हैं, ऐसे राज्यों को चलाना बेहद मुश्किल होता है जहां लोग पहले से आजाद रहे हों, क्योंकि उनके भीतर हमेशा एक आग होती है आजादी वापस पाने की। और अगर आप उन्हें वक़्त नहीं देते, सम्मान नहीं देते, तो उन्हें कुचलना ही एकमात्र रास्ता बचता है। एकलव्य की कहानी किसी साधारण त्याग की कहानी नहीं है। ये एक बहुत कड़वा राजनीतिक सच है कि जो सत्ता से बाहर रहकर भी शक्तिशाली बन जाए, वो सत्ता को सबसे बड़ा खतरा लगता है। तो जब मकियावेली कहते हैं कि ऐसे राज्यों को या तो पूरी तरह तबाह करो या उन्हें इतनी छूट दो कि वो आपको स्वीकार कर लें, तो उसकी गूंज एकलव्य की कहानी में साफ सुनाई देती है। आप चाहें तो उस अंगूठे को सत्ता की तलवार कहिए या एक चेतावनी जो हर राजा को याद रखनी चाहिए। अगर आप सच में किसी आजाद मन को जीतना चाहते हैं तो उसे काट कर नहीं, समझ कर जीतना होगा। और यही है इस अध्याय का सार जो हमें भारत की सबसे मार्मिक कथा में छिपा हुआ मिलता है, एकलव्य की चुप चीखों में। चैप्टर 6, स्टेट्स वन बाय द न्यू रूलर्स ओन फोर्सेस एंड एबिलिटीज। जब कोई इंसान खुद के दम पर एक नया राज्य जीतता है, अपनी बुद्धि, अपनी रणनीति और अपनी ताकत से, तो वो सबसे मजबूत राजा बनता है, क्योंकि उसने सत्ता विरासत में नहीं पाई, न किसी और की मदद से उसे मिली, बल्कि उसने हर इंच जमीन खुद अपने खून पसीने से जीती होती है। मकियावेली इस तरह के शासक को सबसे काबिल मानते हैं। ऐसा राजा जानता है कि सत्ता क्या होती है, उसे पाने के लिए क्या खोना पड़ता है और उसे संभालने के लिए कितना संयम चाहिए। यहां पर बात सिर्फ ताकत की नहीं है, असली बात है काबिलियत की, क्योंकि इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी खुद की ताकत से नए राज्य खड़े किए, जैसे मार्म, एक साधारण व्यक्ति जो राजा बना, या एक सैनिक जो सेनापति से सम्राट बन गया। इन लोगों में एक खास बात होती है, उनमें एक सपना होता है और उस सपने को सच करने की आग होती है। लेकिन मकियावेली यह भी कहते हैं कि ऐसा राज्य जीतना जितना मुश्किल होता है, उसे बनाए रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप एक नई सत्ता लाते हैं तो लोगों की पुरानी आदतें आपके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। जनता को अपनी पुरानी व्यवस्था से लगाव होता है और नया सिस्टम उन्हें अजनबी लगता है। ऐसे में एक नए शासक को सिर्फ बहादुर नहीं बल्कि चालाक भी होना चाहिए। उसे लोगों की मानसिकता को पढ़ना आना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब सख्ती करनी है और कब प्यार दिखाना है।
अगर वह सही समय पर सही फैसले लेता है तो उसकी सत्ता मजबूत होती जाती है। अब मकियावेली एक और गहरी बात कहते हैं। नया शासक जब अपने नियम लागू करता है तो सबसे ज्यादा विरोध उन लोगों से आता है जो पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे थे, और समर्थन बहुत कम लोगों से मिलता है क्योंकि नई व्यवस्था का फायदा धीरे धीरे दिखता है। इसीलिए ऐसे समय में राजा को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना पड़ता है। अगर वो जनता को अपने पक्ष में कर पाया तो वो अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है, लेकिन अगर वह डर गया या समझौते करने लगा तो वही जनता उसे गिरा भी सकती है। मकियावेली ये भी बताते हैं कि जो लोग खुद का राज्य बनाते हैं उन्हें अपने हाथों से सब कुछ स्थापित करना होता है। प्रशासन, कानून, सुरक्षा और जनता से रिश्ता। ये काम आसान नहीं है, लेकिन यही असली राजशक्ति है। ऐसे शासकों की तुलना वो महान पुरुषों से करते हैं, जैसे वे लोग जो पुराने नियमों को तोड़कर नए रास्ते बनाते हैं, जिनकी सोच भीड़ से अलग होती है, जो यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचते हैं कि क्या सही है। ये वो लोग होते हैं जो समाज को बदलते हैं। लेकिन माचियावेली चेतावनी भी देते हैं, अगर कोई नया शासक यह सोचकर चलता है कि पुराने ढांचे को बनाए रखेगा और बिना विरोध के राज करेगा तो वो जल्द ही गिर जाएगा। नया शासन लाने वाला शासक अगर खुद अपने बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। इसीलिए उसे खुद आगे बढ़कर उदाहरण बनना होता है। उसे वो बनना होता है जो न डरता है, न रुकता है और न समझौता करता है। सबसे जरूरी बात, मकियावेली ये कहते हैं कि किस्मत सिर्फ आधे रास्ते तक साथ देती है, बाकी का रास्ता इंसान खुद बनाता है। और जो अपनी किस्मत खुद बनाता है वही असली राजा होता है। तो अगर कोई शासक अपनी मेहनत, अपने हथियार और अपने दिमाग से सत्ता हासिल करता है तो उसे कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे खुद हर चुनौती का सामना करना आना चाहिए। और अगर उसने एक बार जनता का विश्वास जीत लिया तो फिर उसकी सत्ता को कोई नहीं हिला सकता। आइए अब चैप्टर 6 को एक असली और मशहूर इंसान की सच्ची कहानी के जरिए समझते हैं। वो इंसान जिसने मकियावेली की इस सोच को अपने जीवन में जीकर दिखाया। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवाजी महाराज एक ऐसे युग में पैदा हुए जब भारत पर मुगलों और कई बड़े बड़े सुल्तानों का कब्जा था। उनके पास न तो कोई बड़ा राज्य था, न भारी भरकम सेना और न ही कोई विरासत में मिली गद्दी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत, अपने विचार और जनता के साथ गहरे रिश्तों से बना। अब आप सोचिए, शिवाजी ने न सिर्फ कई किलों पर कब्जा किया बल्कि एक पूरा मराठा साम्राज्य खड़ा कर दिया। पर उन्होंने ये सब किसी और की मदद से नहीं किया। कोई बड़ी बाहरी ताकत उनके पीछे नहीं थी, कोई विरासत नहीं थी। सब कुछ खुद की योजना, खुद की लड़ाई और खुद के बनाए नियमों से किया। मैकियावेली इसी को कहते हैं स्टेट्स वन बाय वन्स ओन फोर्सेस एंड एबिलिटीज। शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे किलों से शुरुआत की। पहले जनता का भरोसा जीता, फिर अपने आसपास के इलाकों को सुरक्षित किया। उसके बाद धीरे धीरे एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने ना सिर्फ युद्ध में जीत दर्ज की बल्कि राजकाज, टैक्स सिस्टम, सेना की रणनीति, हर चीज में नया सिस्टम खड़ा किया। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने हर जगह पुराने शासकों की नाक के नीचे जीत हासिल की, लेकिन जनता से इस तरह रिश्ता बनाया कि लोग उन्हें अपना राजा मानने लगे। किसी ने उन्हें मुक्तिदाता कहा, किसी ने धर्मरक्षक। ये वही बात है जो मकियावेली ने कही कि जब आप खुद की मेहनत से सत्ता बनाते हैं तो आपकी पकड़ सबसे मजबूत होती है, क्योंकि आपने लोगों के दिल से शासन शुरू किया होता है, तलवार से नहीं। शिवाजी को भी शुरुआती दिनों में विरोध झेलना पड़ा। बड़े राजे रजवाड़े उन्हें छोटा समझते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जनता को यह दिखाया कि एक राजा सिर्फ राजमहल में बैठने वाला नहीं होता, वो खेतों में जाकर किसानों से भी मिलता है और युद्ध के मैदान में सबसे आगे खड़ा भी होता है। और यही बात मकियावेली दोहराते हैं, एक असली राजा वही होता है जो खुद नियम बनाए और खुद ही सबसे पहले उन पर चले।
शिवाजी महाराज का साम्राज्य किसी और की मदद से नहीं बना था। वो उनकी अपनी सोच, अपने सिद्धांत और अपने साहस की देन था। उन्होंने न सिर्फ एक नई सत्ता बनाई, बल्कि लोगों को एक नई पहचान दी। मराठा पहचान, स्वराज्य की भावना और स्वतंत्र सोच। इसलिए जब माचियावेली कहते हैं कि जो राज्य आपने अपनी ताकत से बनाया है वो सबसे मजबूत होता है, तो उसका सबसे शानदार उदाहरण भारत में हमारे पास मौजूद है, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो याद रखिए, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप खुद के दम पर कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, तो रास्ता कठिन होगा, विरोध मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सोच साफ है, आपका इरादा अटल है और आपके पास अपनी खुद की रणनीति है, तो आप वही बन सकते हैं जो इतिहास में अमर हो जाए। और यही है मैकियावेली की असली सीख। जो खुद का राजा बनता है वही असली शासक होता है।